नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारत शायद दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां बहुसंख्यकों का धर्म परिवर्तन अल्पसंख्यक करवाते हैं, वो चाहे ईसाई हो या मुसलमान। भारत दुनिया का शायद पहला ऐसा देश होगा जहां हर धर्म को अपनी अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता है, और यह स्वतंत्रता इस हद तक है कि एक दूसरे की बात एक दूसरे की नाक कटने तक भी पहुंच जाती है, तब भी कोई रोक टोक नहीं होता है। दुनिया के जितने भी देश हैं, चाहे वो ईसाई धर्मावलंबी हो चाहे मुस्लिम धर्मावलंबी, उन देशों में जितने सुरक्षित वहां के धार्मिक संप्रदाय अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होंगे, उससे ज्यादा सुरक्षा, संरक्षा और कम्युनल हार्मोनी भारत में सभी संप्रदायों के बीच में आपको मिल सकती है। लेकिन ऐसा क्या है कि बहुत लंबे समय तक देश की सियासत तुष्टीकरण के पाले में खड़े करने के बाद अचानक आज का मतदाता तुष्टीकरण से मुक्ति चाहने की कोशिश करने लगा है। इसे तुष्टीकरण की अधिकता कहेंगे, इसे पक्षपात कहेंगे, इसे जाति कहेंगे, या दो भाइयों में से एक भाई को इतना तरजीह देना कहेंगे कि दूसरे भाई के मन में एक अनावश्यक वितृष्णा किसी सवाल को लेकर के पैदा हो जाए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति के परिदृश्य पर उभर रहे थे, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी अल्पसंख्यक समुदाय को एक भी सीट दिए बहुमत का आंकड़ा खड़ा कर लेगी। यही वजह है कि 2014 के चुनावी नतीजों को उस समय के कांग्रेस सरकार की नाकामी के रूप में देखा गया था और बताया गया था। लेकिन 2019 में भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने उसे साबित कर दिखाया, यानी वो कांग्रेस की नाकामी नहीं थी, वो एक उपलब्धि थी। नरेंद्र मोदी एक नई डॉक्ट्रिन लिख रहे थे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सीन पर, पॉलिटिकल परिदृश्य पर एक नई डॉक्ट्रिन उन्होंने लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि बहुसंख्यकों की पॉलिटिक्स बहुसंख्यक ही केवल चाहें तो कर सकते हैं। यानी तुष्टीकरण का सवाल खत्म हो गया, जातिवाद नेपथ्य में चले गए, जातियों की सीमाएं टूट गई, तमाम नेताओं और तमाम धर्मगुरुओं, फतवा देने वालों की सियासत का खात्मा हो गया। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि किसी भी समाज के 17, 18, 19% लोगों को हाशिए पर रख करके एक नया मैंडेट किसी देश में चले, खड़ा हो, स्थापित हो और एक नया प्रतिमान गढ़ने में कामयाब हो जाए। हालांकि इसे लेकर के वो सारे लोग संतुष्ट होंगे जिनको अब तक तुष्टीकरण से फायदा पहुंचता था या जो रोजा अफ्तार करते रहे हों, लेकिन जिन्हें भारत की अनेकता में एकता, जिन्हें भारत की बहुरंगी संस्कृति नजर आती है, उनके लिए जरूर चिंता का सबब है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और जो 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद नहीं हुआ, जो देश में हुए तमाम दंगों के दौरान नहीं हुआ, भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान नहीं हुआ, वो अपने आप हो गया 2014, 2019 और उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव के दौरान। यह इन दिनों जेरे बहस है, क्योंकि लोग इस बात पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर सारी पॉलिटिकल पार्टियां अल्पसंख्यक मतदाताओं को लेकर जो उन्माद में होती थी, आज खामोश क्यों है? अल्पसंख्यक मतदाता नेपथ्य में क्यों है? इसके लिए जिम्मेदार अल्पसंख्यक लोग भी कम नहीं है। उनके सियासतदां, उनके मस्जिद के इमाम और उनके मदरसों में तालीम देने वाले भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। एक तरफ जब छोटे छोटे जातियों के राजनीतिक दल सहेजे जा रहे हों, तब उत्तर प्रदेश की सियासत में 19-20% मतदाता जो अल्पसंख्यक कहते हैं खुद को, हालांकि ये आंकड़ा अल्पसंख्यक की सीमा से खुद को बाहर खड़ा कर देता है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं उनके कोई भी नुमाइंदे किसी नेता के अगल बगल नजर नहीं आ रहे हैं। कोई रोजा अफ्तार बनाता हुआ आपको नहीं दिख रहा है,
धर्मों के वोट सहेजने की सियासत खत्म से दिख रही है। इसी वोट बैंक की राजनीति में सबकी नज़र 20% मत वाले मुस्लिम आबादी पर रही है। प्रदेश में अब तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसके रहनुमा के तौर पर उभरी थी, लेकिन इस बार इस फलक पर एक और सितारा उभरा है, ओवैसुद्दीन ओवैसी। ओवैसी को लेकर के लोग कहते हैं वोट कटवा है। उनकी जमात के लोगों का कहना है कि बिहार में ओवैसी नहीं होते तो नीतीश कुमार की सरकार नहीं बन पाती। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में उनकी जमात और जात के लोगों ने भी उन्हें महत्व नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। इनमें से 125 से 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाता अपनी पैठ रखते हैं। इनमें से करीब 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 25% के आसपास बैठती है, जबकि शेष में मुसलमान आबादी 30% से ज़्यादा है। प्रदेश में तकरीबन 35-36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूते जीत दर्ज कराने में कभी सफल होता रहा है, जबकि शेष 100 सीटों से अधिक पर अल्पसंख्यक आबादी उलटफेर की क्षमता रखने वाली आबादी या मतदाता माना जाता रहा है। प्रदेश में तमाम जाति समीकरण एक तरफ और मुस्लिम वोट की सियासत दूसरी तरफ रही है। मुस्लिम वोट की राजनीति को लेकर कभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा आमने सामने रहे हैं। इन पार्टियों की दिली ख्वाहिश रही है कि मुस्लिम वोट उनके खाते में आ जाए, लेकिन इस बार कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों के लिए कोई कोशिश करता हुआ ही नहीं दिख रहा। यही वजह है कि ओवैसी को जगह मिल रही है और कांग्रेस, सपा अपने मुस्लिम नेताओं को, बड़े मुस्लिम नेताओं को सामने लाकर खड़ा करने से परहेज कर रही है। हालांकि बीते कई सालों से समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम मतदाता अपना विश्वास व्यक्त करता आया है। यही वजह है कि मुलायम सिंह को मुस्लिम यादव समीकरण का संगठनकर्ता कहा जाता रहा है और इन्हीं दो वोटों के बलबूते वो सरकार बनाते रहे हैं। इस चुनाव में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मैदान में है। जाहिर है, देश के इस सबसे बड़े राज्य में जहां मुसलमानों की इतनी आबादी रहती है, वहां ओवैसी की पार्टी के लिए वातावरण अनुकूल उन्हें लगता होगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी को अपने पाले से मुस्लिम वोट छिटकने का भय भी सता ही रहा होगा। ओवैसी ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया वहाँ करीब 35 से 40% आबादी मुसलमानों की है। ऐसे में अब चुनौती समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के साथ हो सकती है। पर जिस तरह मुस्लिम वोटों को लेकर उदासीनता दिखाई जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसे देखकर इन पॉलिटिकल पार्टियों में कोई बेचैनी नज़र नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी मुस्लिम वोटों के लिए कभी जोर आजमाइश करती रही ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं जो राजनीतिक पार्टियों से सत्ता में आने के बाद पूरा करने की उम्मीद करते हैं। इस समाज के मुद्दे अब भी वही हैं जो दशकों पहले थे, मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय आदि। इन्हीं मुद्दों पर मुस्लिम समाज बढ़ता और एकजुट होता रहा है। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे कम 24 मुस्लिम विधायक जीतकर पहुंचे थे। गौरतलब है कि मुस्लिम विधायकों की हिस्सेदारी केवल 6% है, जबकि प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 20% के आसपास कही जाती है। आबादी के लिहाज से और सदन में नुमाइंदगी के नज़रिए से संख्या काफ़ी कम है, इसीलिए सूबे के मुसलमान भरोसेमंद विकल्प की तलाश में हैं और अगर उन्हें विकल्प जो दिख भी रहा है वहाँ वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उनका जो अपना अस्तित्व है वो स्वयं संकट में है। साल 2002 में मुस्लिम प्रभावित 143 सीटों में से सपा को 37%, बसपा को 16%, कांग्रेस को 6% और अन्य को 18% सीटें मिली थी। तब बीजेपी को 23% सीटों पर सफलता हासिल हुई थी, जो मायावती और कांग्रेस की मिलाकर सफलता से ज़्यादा है। इसी तरह 2007 में इन्हीं 143 सीटों में सपा को 26%, बसपा को 44%, कांग्रेस को 3% और अन्य को 8% सीटों पर सफलता हासिल हुई। तब भी बीजेपी को इन सीटों में से 19 पर जीत मिली थी। 2012 विधानसभा चुनाव में इन 143 सीटों में से सपा ने 48 सीटें जीती थी, बसपा को 18 और कांग्रेस को 8% सीटों पर जीत मिली थी। तब बीजेपी 23% सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी। सपा और कांग्रेस को खान, शेख, पठान, सिद्दीकी और सईद जैसी ऊंची जातियों के मुस्लिम वोट देते रहे हैं। बसपा के हिस्से पसमानदा मुस्लिम समाज के वोट आते रहे हैं, इसमें अंसारी, मंसूरी जैसे वर्ग हैं। बीजेपी के लिए शिया और सुन्नियों का बहुत छोटा वर्ग रुझान दिखाता रहा है। मुरादाबाद में
50.80%, रामपुर में 50.57%, बिजनौर में 43.04%, सहारनपुर में 41.97%, शामली में 41.73%, मुजफ्फरनगर में 41.11%, अमरोहा में 40.78%, बलरामपुर में 37.51%, मेरठ में 34.43%, बरेली में 34.54%, बहराइच में 33.53%, हापुड़ में 32.39%, संभल में 32.88%, श्रावस्ती में 30.79%, सिद्धार्थनगर में 29.23%, बागपत में 27.98%, अलीगढ़ में 19.85% मुस्लिम आबादी है। इन जिलों में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आमतौर पर मुस्लिम मतदाताओं के हिसाब से होता रहा है, लेकिन 2014, 2019 और 2017 के चुनाव के दौरान जहां पर 50% मुस्लिम आबादी भी होने का दावा किया जाता है, उन सीटों को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में झटक कर करिश्मा करके दिखा दिया है। लखीमपुर खीरी में 20.8%, अमेठी में 20.6%, गोंडा में 19.76%, लखनऊ में 21.46%, मऊ में 19.46%, महाराजगंज में 17.46%, पीलीभीत में 24.11%, संत कबीरनगर में 23.58%, सीतापुर में 19.93%, वाराणसी में 14.88% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा अन्य तमाम जिलों में यह आबादी 10 से 15% बैठती है। जब राजभर जाति, निषाद जात, बिंद, कहार, महान दल, अपना दल, ऐसे छोटी छोटी जातियों के दल राष्ट्रीय पार्टियों को बार्गेन करने की स्थिति में हैं और अपने लिए मनचाही सीटें मांग ले रहे हैं, तब 18%, 19% मुसलमान अगर अपने को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर महसूस कर रहे हैं, तो यह समय है उन्हें विचार करना चाहिए कि उनके नुमाइंदों ने उनके साथ क्या किया है, उनके रहनुमाओं ने उनके साथ क्या किया है, और जिन्हें वो अपना रहनुमा समझते रहे हैं वो सचमुच उनके रहनुमा रहे हैं या नहीं रहे हैं, और देश में उन्हें अब क्या प्रिविलेज क्लास के वोटर की तरह रहना होगा या इक्वल वोटर, इक्वल राइट में जीने की आदत डालनी होगी। अगर वो इस चुनाव में ये फैसला नहीं करेंगे तो उन्हें आगे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सियासत ने इतिहास ही नहीं वर्तमान भी बदला है और भविष्य भी बदला है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।